Hello everyone, welcome back to the KD classes. Now, today we will study about a very important long answer type question, that is capacitance of a parallel plate capacitor when a conducting slab placed between plate. तो देखिए किस तरीके से हम इसको डेराइव करेंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल ये कोई आज का डेरिवेशन। तो देखिए हमने क्या किया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे लिया है। हम अभी तक क्या करते आए हैं, हम वर्टिकल प्लेट लेते आए हैं। अब की बार मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल। आप कैसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं जो बुक में दे रखा उसी तरीके से करो। तो आपको मालूम है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, दैट इज डी। तो यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे दो केस लूंगा। एक केस में लूंगा कि जब कंडक्टिंग स्लैब हमने नहीं रखी हुई है, यानी बिफोर इंसर्टिंग द कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब का मतलब होता है कंडक्टर, ठीक है। तो अभी मैं वो केस ले रहा हूं जब मैंने कोई भी कंडक्टिंग स्लैब इसके बीच में नहीं डाली है। तो आपको मालूम है इस पर मैंने चार्ज दिया है प्लस क्यू, और इस पे चार्ज कितना दिया है माइनस क्यू चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, और प्लस क्यू चार्ज डेंसिटी यहाँ पे मैंने दी है। तो आपको भली भांति याद है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट होती है, डी डिस्टेंस पे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या नाम देता हूं, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो आप। क्लियर है। तो यहां से हम पीछे के लेक्चर्स को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैं निकलवा चुका हूं आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो पीछे के रिजल्ट्स यहाँ पे साफ तौर पे यूज होंगे। तो पहला रिजल्ट क्या है कि आप मुझे बताओ कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है। पढ़ा होगा आपने, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो हालांकि मैं पहले की कंडीशन से मान रहा हूं, यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब अभी रखी नहीं है मैंने, तो इसको मैं CO भी मान सकता हूँ, ओरिजिनल कैपेसिटेंस पहले का, ठीक है। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैं E नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक। अब मुझे बताइए कि दो प्लेट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों रिजल्ट आप भली भांति पीछे कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल कीजिए, उनको देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से दूर हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि हमने क्या है कि कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखी है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से ये होता है कि इसके अंदर मैंने अब कंडक्टिंग स्लैब रख दी, बना देता हूँ। यहां मैंने एक ये कंडक्टिंग स्लैब रख दी। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि डायग्राम अगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है इसका। आपको मालूम है कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना था, D। और ये जो स्लैब मैंने रखी है ना कंडक्टिंग स्लैब, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, दैट इज स्मॉल t, जो कि बुक में ले रखी है। उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपको मालूम है, ये हम पढ़ भी चुके हैं कि ड्यू टू इंडक्शन मेथड, ड्यू टू पोलराइजेशन, ए अपोजिट चार्ज इज अपीयर ऑन द नियर पॉइंट। पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन मेथड विदाउट टचिंग, ठीक है।
अब जरा देखिए कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, सिर्फ आप कंडक्टिंग स्लैब को देखिए बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इसके अंदर। बट ये आपको पता है, पहले ही बताया जा चुका है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर चार्ज नहीं होते। चार्ज कहाँ पे होते हैं, ऑन द सरफेस। ये प्रॉपर्टीज होती हैं कंडक्टर की, आप जाके देख सकते हो पीछे के वीडियोस में। तो देखिए जरा, ये हमें मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, अब वो इसमें से तो नहीं जाएगी, किस में से जाएगी, फ्री स्पेस में से। ये स्पेस बचा ऐसे, और यहां से बीच वाले हिस्से में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट नहीं करेगी, इस फ्री स्पेस में से जाएगी और इस फ्री एयर वाले स्पेस में से जाएगी। तो अब जो मैंने ये कंडीशन लगाई थी, वो अब देखते हैं किस तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V। C के लिए V चाहिए हमें, और V कैसे निकालते हैं, सोचिए जरा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सोचो जरा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूं कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और जब जब पोटेंशियल पूछा जाए, तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज जरूर करना है आपको, यानी दोनों के जो रिलेशन से जो फॉर्मूला बना है ना, वही फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा कि कितने डिस्टेंस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट कर रही है। चलिए मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से पास आउट कर रही है ई नॉट, वो कितने डिस्टेंस में से पास आउट कर रही है, टोटल डिस्टेंस कितना था d, लेकिन t में से तो वो पास आउट कर ही नहीं रही, पास आउट तो वो इतने और इतने में से कर रही है। तो कितना डिस्टेंस हुआ, d माइनस टी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डिस्टेंस में से पास आउट कर रही है, तो वो उसकी पोटेंशियल बन गई। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करते जाओ। v इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे आपको पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। ठीक है। अब v आ चुका है हमारा, अब v आ चुका है, पोटेंशियल आ चुका है, तो आपको मालूम है कैपेसिटेंस निकालना बहुत इजी है अब तो। अब सीधा आपको क्या करना है कि भैया कैपेसिटेंस निकालना है, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, एंड पुट द वैल्यू ऑफ V in the above equation, so we get Q as it is upon V की वैल्यू रखिए जरा, Q d माइनस टी अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, क्या बचेगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। ये देखिए आप। अब इस फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं, बिल्कुल ही सिंपल है। थोड़ा सा अगर नजर दौड़ाओ, थोड़ी सी अगर पीछे का वीडियोस अगर रिकॉल करो, तो मैं क्या करने वाला हूं, d से डिवाइड और d से मल्टीप्लाई। क्या हुआ, क्या किया मैंने कि इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, d से डिवाइड और d से मल्टीप्लाई। क्यों किया ऐसा, साफ तौर पे नजर आ रहा है, ये देखिए ये क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ओरिजिनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, और इनटू d अपॉन d माइनस टी। रिजल्ट आपके सामने है, यही रिजल्ट आएगा इसका। मतलब क्या हुआ कि अब जो कैपेसिटेंस बना है ना कंडक्टिंग स्लैब के डालने से, वो कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस के कितना गुना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, d अपॉन d माइनस टी फैक्टर। फिर से एक बार,
कि नया वाला कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द कंडक्टिंग स्लैब कितना हो जाएगा, पुराने वाले कैपेसिटेंस से कितने टाइम्स ग्रेटर, डी अपॉन डी माइनस टी, डी माइनस डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स ये ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चला कि कंडक्टिंग स्लैब के डालने से क्या होता है। देखो डायग्राम है और कुछ भी नहीं है, दो केस हमेशा बना के चलना। एक और डेरिवेशन इसका आने वाला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो भी इसी तरीके से हम करेंगे कि उस दो पार्ट में तोड़ लिया करो। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उसको दो पार्ट में तोड़िए। ये पहली इनिशियल कंडीशन मैंने ली बिफोर इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब, तो उसका कैपेसिटेंस पता था, उसकी पोटेंशियल पता थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, हमें पहले निकाल चुके हैं। फिर जैसे ही मैंने कंडक्टिंग स्लैब डाली यहाँ पे, तो हमें मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो उसके बीच में से तो टी डिस्टेंस में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट करेगी नहीं। बचा कौन सा डिस्टेंस, दैट इज डी माइनस टी, इस और इस डिस्टेंस में से पास आउट करेगी। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी जा रही थी, ई नॉट, और डिस्टेंस क्या बन गया, डी माइनस टी। बस उसके बाद तो वैल्यूज पुट करता गया और इसका रिजल्ट हमारे सामने आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी ये डेरिवेशन है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब का आपको करवाऊंगा। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी डेरिवेशन है आपका, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसके ऊपर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।